हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपने थर्ड लॉ के बारे में देखा और मोमेंटम के बारे में देखा कि मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में मेनली क्या किया हमने, डेरिवेशन किया कि होता क्या है। ये टॉपिक ठीक है सीबीएसई में अभी उसने हटा दिया है, बट फिर भी ये टॉपिक को जानना जरूरी रहता है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा मोमेंटम वाले जो आपके हैं, बट आपको क्या होगा बनाने के लिए कि मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ये चीज जानना क्या रहेगा, जरूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने डेरिवेशन देखा कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और क्या चीज उसमें हमें प्रूव करनी रहती है, उसी को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम उसी से क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत इजी रहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, बस मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो दोनों तरफ इक्वेट करते हैं हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी मास और फाइनल वेलोसिटी मास, किसी दो चीजों की या तीन चीजों की वैसा। तो शुरू करते हैं। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा 7th पार्ट है। इसके पहले हमने 6 पार्ट पढ़ लिया है इस चैप्टर में, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अपना प्रीवियसली जो हमने देखा है, और एक बार इसका हम क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या है एक प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक रिजल्ट है किसका, थर्ड लॉ का। मतलब कैसे आता है, ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही आता है कि किसी भी चीज का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। यही हमने प्रीवियस वीडियो में देखी, तो देखते हैं एक बार। इट इज ए रिजल्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। किसका रिजल्ट रहता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही रहता है। एक प्रकार से इसमें हम फोर्स के बारे में ही देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए ऑब्जेक्ट रिमेन कंजर्व। यही चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है कि जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब यदि कोई चीज की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कोई दो चीजों की, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसी मतलब मोमेंटम उसका कंजर्व है मान लेते हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गन है और उसके अंदर बुलेट है, दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। अब जैसे ही आप गन को फायर करेंगे, बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन क्या होती है, पीछे की तरफ रिकॉइल होती है। तो ओवरऑल क्या करते हैं, मोमेंटम दोनों कंजर्व करते हैं। इनिशियल मोमेंटम उसका 0 था तो दोनों का फाइनली मोमेंटम भी 0 होता है एक प्रकार से। तो यही क्या होता है, कंजर्व होता है। थर्ड लॉ भी यहाँ पे एक्ट हो रही है, ऑब्वियस सी बात। तो बिफोर एंड आफ्टर देयर इंटरेक्शन और कोलिजन बोले, जो इनिशियल मोमेंटम था दोनों का, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद जब दोनों का इंटरेक्शन हुआ, दोनों एक दूसरे से टकराए या इधर उधर चले गए, एक दूसरे को ठोक दिए, उसके बाद जब हम फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो वो सेम रहता है। बस शर्त क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना रहे। मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब कोई दो चीज है, दो स्टोन है या दो कारें हैं चल रही है, अब दोनों कारों का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, दोनों का मास और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी। दोनों एक दूसरे से टकराए तो इसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों की फाइनल वेलोसिटी और दोनों का मास। और ये ओवरऑल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यही चीज बोलता है दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। बस कंडीशन क्या है कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स उसमें एक्ट ना करे, मतलब बाहर से कोई फोर्स उसमें ना लगे, तभी उनका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा उस सिस्टम का। इसी चीज को हमने समझा। और यहाँ पे इसका देखिए कि इसका जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको बनाते कैसे हम, एक टू यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लगता है। इसी को हमने क्या किया, प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया। क्या रहेगा, इस तरफ में मान रहे हैं कि यहाँ पे दो बॉडीज है, एक ए और एक बी। तो दोनों बॉडीज का क्या होगा, मास होगा और उन लोग दोनों की इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। कोई एक बॉडी ए है और उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉडी बी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम क्या बोलेंगे दो बॉडी से मिलकर एक सिस्टम बना है और ये दोनों का क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। और ये वाली जो टर्म होगी वही दोनों बॉडीज का क्या होगा, वो फाइनल मोमेंटम बताएगा। और दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मतलब यहां से जो मोमेंटम चेंज होगा वो यहीं पे आएगा, मतलब दोनों का जो चेंजेस होगा वो एकदम बराबर रहेगा। कंजर्व्ड का मतलब ये होता है कांस्टेंट, या तो इनिशियली 0 है तो फाइनली भी 0 होगा। इनिशियली उसकी वैल्यू कुछ है 2 3 4 तो फाइनली भी वैल्यू उसकी वैसी ही होगी। कंजर्व का मतलब यही होता है, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। इसकी जो वैल्यू रहेगी इसकी भी वही वैल्यू रहेगी, तभी एक दूसरे के क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या देखी, प्रीवियस वीडियो में देखी अच्छे से। अब हम देखते हैं एक प्रकार से एप्लीकेशन। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन मेरे को बहुत सही लगता है, इसलिए मैंने ये वाला एप्लीकेशन लिया। क्या है, एन एस्ट्रोनॉट इन एन ओपन स्पेस। यदि हम एक एस्ट्रोनॉट की बात करें जो क्या है, ओपन स्पेस में है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर गए हैं किसी सैटेलाइट को रिपेयर करने, जिसको यहां से नहीं कर सकते हैं, वहीं जाके रिपेयर करना पड़ेगा। तो कोई एस्ट्रोनॉट क्या है, ऊपर गए हुए हैं सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए। हु वांट्स टू रिटर्न देयर स्पेसशिप, जो क्या चाहते हैं कि अपनी स्पेसशिप में वापस आऊं,
अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब भी मूवीज में देखे होंगे, जब भी एस्ट्रोनॉट ऊपर स्पेस में जाते हैं तो वो अपने साथ एक केबल अटैच करके रखे रहते हैं, ठीक है। वो जिस भी जगह में रहेंगे वो केबल को अटैच करते रहेंगे, एक प्रकार से रस्सी लगा के रखते हैं, क्योंकि वो हल्का सा भी उनको पुश लग गया तो वो क्या हो जाएंगे, स्पेस में सीधा जाते चले जाएंगे, एकदम मतलब अंधेरे में वो एकदम जाते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है रोकने के लिए, हल्का सा भी उनको जर्क लग गया तो वो उड़ते उड़ते एकदम अंधेरे स्पेस में कहीं भी दूर चले जाएंगे, और फिर उनको कोई पकड़ भी नहीं सकता वहां पे, क्योंकि कोई है भी नहीं। तो जनरली क्या होता है, एक तो मूवी में ऐसी होता है कि एक एस्ट्रोनॉट रहता है, वो क्या होता है, हल्का सा स्लिप हो जाता है तो उसका सर टकरा जाता है, तो उसको शॉक लगता है तो वो पीछे की तरफ उड़ने लग जाता है। अब जब आप स्पेस में ऐसे उड़ने लग जाओगे तो आप ऐसे हाथ फैला के वापस भी नहीं आ सकते हो, मतलब अब जाने लग गए तो जाने लग गए, मतलब फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, फिर आप जब तक आपको ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा फिर तब तक आप जिंदा रहोगे, उसके बाद मर जाओगे। तो ऐसे में एस्ट्रोनॉट लोग क्या करते हैं ना, यदि अपने शरीर में वो कोई भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, अब जैसे आपकी तरफ स्पेसशिप है और वो इस तरफ पीछे जा रहे हैं, तो वो कोई भी यदि ऑब्जेक्ट रखे हुए ना तो वो ऑब्जेक्ट को उस अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर दे। तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इनको क्या मिलेगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण एक रिएक्शन मिलेगी, तो वो स्पेसशिप की तरफ आने लग जाएंगे। तो ऐसे ही कंडीशन में मैंने एक मूवी में देखा था कि एक एस्ट्रोनॉट ऐसे स्पेस में फ्री, मतलब इसको बोलते हैं फ्री ड्रिफ्ट में चले जाता है, मतलब वो जाने लग जाता है। तो वो क्या करता है ना, उसके हाथ पे एक ग्लव्स रहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे टेप बांधता है, कुछ एक रस्सी से बांधता है यहाँ पे, जो भी उसके पास लाइफ जैकेट की रहती है, और अपना ग्लव्स उतारता है, ठीक है, और ऐसे स्पेसशिप की तरफ ऐसे ग्लव्स फेंकता है तो वो स्पेसशिप की तरफ आने लग जाता है ऐसा। तो ऐसे ही क्या करते हैं, यहीं पे क्या होता है, यही एक प्रकार से क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो हु वांट्स टू रिटर्न टू द स्पेसशिप, मतलब क्या हो गया, फ्री ड्रिफ्ट में चले गए, अचानक से उड़ने लग जा रहा है, अब वो चाहता है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है वापस आने का, और वो तैर के तो वापस आ नहीं सकता क्योंकि वहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो उसके पास यदि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा और आपकी तरफ स्पेसशिप है तो वो ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा, तो वो ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया तो उसको एक रिएक्शन मिलेगा तो वो इस तरफ आने लग जाएगा। तो एक बहुत अच्छी एक सर्वाइवल टेक्निक है। तो थ्रो सम ऑब्जेक्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्पेसशिप। तो क्या करता है वो, मतलब उसका मतलब शिप के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, थ्रो करता है, तो उसकी बॉडी शिप की तरफ आने लग जाती है। तो ये क्या है, एक प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या है, एग्जांपल है। दोनों का वो एस्ट्रोनॉट और वो जो भी चीज पकड़ा हुआ है उसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो यदि वो एक चीज को इधर थ्रो करेगा तो उसकी बॉडी पीछे की तरफ फेंकाएगी, तभी क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मतलब फाइनल भी क्या होगा, एक वेलोसिटी इधर गई तो दूसरी इधर गई, तो फाइनली क्या होगा, 0 होगा ओवरऑल फाइनल मोमेंटम भी, क्योंकि दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हो गया है। तो यही होता है कंजर्व। सेम यदि ये वाला केस नीट जेई में भी पूछता है, जैसे बॉम्ब के केस में बोलता है, एक पार्टिकल है वो ब्लास्ट हुआ तो उससे 3 चीज निकली और तीनों अलग दिशा में गई, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो वो तीनों की वेलोसिटी ऐसी रहेगी कि उसको मोमेंटम आप निकालोगे फाइनल मोमेंटम तो वो भी 0 ही आएगा। ये एक प्रकार से क्या रहता है, मोमेंटम का एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं, एकदम आसानी से बनते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड ए रिकॉल वेलोसिटी ऑफ ए गन, मतलब हमें गन की वेलोसिटी निकालनी, जिस वेलोसिटी से वो रिकॉइल हो रही है ऐसे, हैविंग ए मास इक्वल टू 5 kg, गन का मास कितना है यहाँ पे 5 kg का है। इफ ए बुलेट ऑफ 25 ग्राम, एक बुलेट है 25 ग्राम की, एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, और वो बुलेट क्या करती है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन। तो बुलेट तो सामने की तरफ जा रही है 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो गन क्या होगा, मतलब गन कितने स्पीड से पीछे रिकॉइल करेगी, वो चीज हमें निकालना है। तो बुलेट दोनों का पहले इनिशियल मोमेंटम 0 है, बुलेट फायर हुई तो बुलेट आगे जा रही है, तो गन उसी स्पीड से क्या होगी, पीछे आएगी, ताकि जब हम फाइनल मोमेंटम निकाले तो वो भी 0 है, ऐसा मतलब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बोल रहा हूं। बस गन थोड़ा कम रिकॉइल करती है क्योंकि उसका मास ज्यादा रहता है इसलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्योंकि इसमें गिवन वैल्यूज लिख लो आप तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्स्ट क्या दिया है हमें, मास दिया हुआ है, किसका, गन का दिया हुआ है, तो मास और सब्सक्रिप्ट में जी लिख देते, ये क्या हो गया, गन हो गया। फिर 1 2 करके भी मैं बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। और ये कितना दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है, ठीक है। मास बुलेट का तो सब्सक्रिप्ट में बी लिख दे रहे हैं, और ये कितना दिया हुआ है हमें, 25 ग्राम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 25 इंटू 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा केजी के लिए, या इसको पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद 3 चीज रहेगी तो 1 0 2 0.0 और 3 चीज रहेगी तो 0 2 5 kg,
ये आ गया मास बुलेट का, ठीक है। अब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, गन और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी चलने से पहले। तो यू देखें गन की, ठीक है, और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी बिल्कुल 0 रहेगी, और यू देखे बुलेट का, ये दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों इनिशियली क्या है, रेस्ट में है, ये यू है, और फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है बुलेट, वो कितनी बोल रहा है, 500 मीटर पर सेकेंड, ये चीज बोल रहा है। ओके, निकालना क्या है हमें, गन की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वी जी निकालना है। इतना आप लिख लिए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐसी सिंपल हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं, तो यहां पे क्या लगाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम देखें तो दोनों का, तो पहले क्या आएगा, मास आएगा गन का, और गन की इनिशियल वेलोसिटी mg/u(g), ठीक है, प्लस मास बुलेट का और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, ये हुआ फाइनल मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा, सॉरी ये हुआ इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल स्पीड ले रहे हैं हम u, ये किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास गन का और गन की फाइनल वेलोसिटी प्लस मास बुलेट का, और इनटू में क्या होगा, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी, ये हुआ फाइनल मोमेंटम। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो मास गन का कितना दिया हुआ है, 5, इनिशियल वेलोसिटी 0 है गन की, प्लस बुलेट का मास कितना है, 500, सॉरी 0.025, और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की भी क्या है, 0 है, ओके, इक्वल टू, अब मास गन का 5 और फाइनल वेलोसिटी हमें गन की निकालनी है, तो यही vg तो अपने को कैलकुलेट करना है, ओके, प्लस मास बुलेट का जो कितना है 0.025, और इनटू उसकी वेलोसिटी जो दिया है हमें 500, ऐसे वैल्यू पुट कर लिए। और हम यहां से क्या करना है, vg निकालना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आसानी से क्या आ जाएगा, vg आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो कुछ टर्म तो 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 है तो 0 हो गई, ये वाली टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी, तो इस तरफ क्या आ गया, पूरा 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, तो ये कितना हो गया, 5vg हो गया, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 0.025 इंटू 500, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ गया, ठीक है। अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हुआ, -12.5 हो गया, ये 12.5 इधर आया, ठीक है, और डिवाइड बाई 5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, vg के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब गन की फाइनल वेलोसिटी तो कितनी आएगी, ये इसको सॉल्व किए तो मैं इधर आंसर लिख रहा हूं, -2.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। अब माइनस क्यों आए, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगी, यू के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यू पॉजिटिव है बुलेट का, इसका मतलब बुलेट सामने जा रही है, और गन की फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो गन पीछे की तरफ आ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव यही बताता है कि सेम डायरेक्शन होगा कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये चीज पता चलती है। तो आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर है, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या बताता है कि गन जो है मूविंग इन, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, अपोजिट डायरेक्शन, गन क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ऐसे करके हुआ, GB करके हमने डिनोट किया, आप इसको 1 2 करके भी बना सकते हैं, तो आगे वैसे ही बनाएंगे हम 1 और 2 करके, स्टार्टिंग में समझने के लिए ऐसा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रही है, तो क्या बोलता है, अ गर्ल ऑफ मास 50 kg, एक गर्ल है जिसका मास कितना है, 50 kg है, और वो क्या कर रही है, जंप्स विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक गर्ल जिसका मास 50 kg है, वो क्या करती है, कूदती है किसी चीज के ऊपर, मतलब वो एक ट्रॉली के ऊपर कूद रही होगी, जिसकी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, ऑनटू ए स्टेशनरी कार्ट, मतलब एक स्टेशनरी कार्ट है, जैसे हम देखें शॉपिंग मॉल में ऐसा एक कार्ट रहता है,
ले जाने वाला सामान वही है, वो रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका मतलब विद फ्रिक्शनलेस व्हील, मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा यहाँ पे, कोई फोर्स नहीं आएगी खेल में, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। द मास ऑफ द कार्ट इज 5 kg, कार्ट का मास भी दिया है हमें 5 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, उसकी क्या वेलोसिटी होगी जब जैसी वो कूद के कार्ट में बैठी तो दोनों चलना चालू कर देंगे एक साथ, तो गर्ल की क्या वेलोसिटी होगी पूछ रहा है, तो वही तो कार्ट की वेलोसिटी होगी। अब ऐसा भी होता है यहाँ पे कि दो चीज चिपक के एक हो जाएगी और वो चलने लग जाएगी, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये चीज का आइडिया मिलेगा कि जब दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई तब क्या होगा। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, यही लॉ ऑफ मतलब ये कंडीशन होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कोई भी बाहरी फोर्स ना हो तभी ये चीज लागू होगी, वरना वो छेड़छाड़ कर देगी। वर्किंग इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक लड़की है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, वो कूद के कार्ट में बैठ गई, अब दोनों चलना चालू कर दिए, तो क्या होगा, किस वेलोसिटी से कार्ट या गर्ल मूव होगी वो पूछ रहा है, जबकि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी यहाँ। ओके, तो गिवन वैल्यूज लिखते हैं इसकी। क्या दिया हुआ है, मास, और किसका, गर्ल का। ओके, वो कितना दिया हुआ है हमें, 50 kg, एक गर्ल का मास हो गया, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, और किसकी, गर्ल की, ये कितना दिया हुआ है हमें, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है, और u देखे इनिशियल वेलोसिटी और किसकी, कार्ट की, जो चीज के ऊपर वो कूद के बैठेगी उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। मास देखे कार्ट का, m कार्ट, तो ये कितना दिया है, 5 kg। किस वेलोसिटी से गर्ल मूव होगी पूछा है, मतलब कार्ट, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी vg गर्ल की बोले या फाइनल वेलोसिटी बोले कार्ट की, वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, तो इन लोग दोनों को हम बोल देते हैं v, और यही हमें निकालना है कि क्या होगी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि both are moving together, दोनों क्या हो रहे हैं, साथ में मूव हो रहे हैं, ठीक है। फिर लगाएंगे हम अपना क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ, या और शॉर्ट फॉर्म में लिखें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोले या मोमेंटम बोले, ठीक है। अब यहां पे कैसे होगा, इनिशियल दोनों का, मास गर्ल का, इनिशियल वेलोसिटी गर्ल की, प्लस मास कार्ट का, तो सी लिख दे रहा हूं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी कार्ट की, प्लस इक्वल टू आएगा बीच में, इक्वल टू मास गर्ल का, गर्ल की फाइनल वेलोसिटी, प्लस मास कार्ट का और कार्ट की फाइनल वेलोसिटी, वीजी और वीसी तो सेम है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो गर्ल का मास कितना है, 50, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 10 थी, प्लस कार्ट का मास देखें, कार्ट का मास कितना है, 5 kg है, और कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, गर्ल का मास 50, और ये क्या होगा, v होगा, सिर्फ यहाँ पे v है, vg, और ये हमने लिखा है ना, सबको v ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को हम v ले लेते हैं, 50v हो गया ये, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस कार्ट का मास कितना है, 5, तो 5, और ये वाला भी क्या होगा, v हो गया ये, ऐसे, तो v कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, तो यहाँ पे ये एक टर्म तो 0 हो गई, ये वाली एक टर्म, यहाँ पे क्या बचा, बस ये 50 + 10 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 500 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 + 5, और ये v को हमने बाहर कॉमन में ले लिया, यही आया। ओके, अब यहां से निकालें v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500/55, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9.09
मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आ गया आंसर। ये फाइनल वेलोसिटी कार्ट की भी और गर्ल की भी, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक ठोक और। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो ठोक बॉडीज है यहाँ पे, दिख रहा होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ऐसे, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, और दोनों चिपक गए। अब वो दोनों चिपकने के बाद भी इस दिशा में मूव कर रहे हैं, ये वाली ज्यादा स्ट्रांग होगी ठीक है, या उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो वो किस दिशा में भी जा रहा है ये भी हमें आंसर से ही समझ में आ जाता है, प्लस माइनस, कि दोनों की, बस यहाँ से ये डायग्राम से ये समझ में आ रहा है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी यहाँ, क्योंकि वो देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, टू बॉडीज शोन इन द फिगर कोलाइड विद ईच अदर एंड जॉइन देयर आफ्टर, दोनों क्या हो जा रहे हैं, ज्वाइन हो जा रहे हैं एक साथ, तो मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर कंबाइनिंग टुगेदर, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी गर्ल वाला बनाया, सेम वैसे ही है, और किस दिशा में मूव करेंगे वो भी। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये लेनी पड़ेगी कि ये क्या हो जाएगा, u1 होगा, और यहां से एक और ये मिलती है कि जो u2 होगा ना, u2 नेगेटिव होगा, याद रखिएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेकंड का, क्यों, क्योंकि ये u1 इस तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं, और u2 इस तरफ। तो याद रखिएगा जब भी आप ऐसा क्वेश्चन बनाएं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें, यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ठीक है, एक यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरे को आपको नेगेटिव लेना पड़े, तभी ये जो आंसर वाली वेलोसिटी आएगी वो सही आएगी। और यहाँ पे पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, उस समय उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव आया तो ये दोनों उधर मूव कर रहे हैं, और फाइनल वेलोसिटी लोग दोनों की नेगेटिव आई तो दोनों इधर मूव कर रहे हैं। यहाँ पे तो दिख रहा है, क्वेश्चन में डायग्राम में दिया है कि लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जरूर इसका आंसर की जो वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी जो दोनों की आएगी, जो दोनों की सेम रहेगी, वो नेगेटिव होगी, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और डायग्राम से ही मतलब हम डाटा लेंगे 65 kg 60 kg का, मतलब गिवन डाटा इसी से लेंगे। फर्स्ट लिखते हैं गिवन वैल्यूज, अब यहाँ पे m1 m2 लेंगे, पहली वाली बॉडी तो m1, और उसका मास कितना दिया है, 6.5 kg है कि 65 है, 65 ओके। kg। दूसरी बॉडी देखें m2, तो ये कितना दिया है, इसका मास 60 kg। दोनों बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटी u1 देखें, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तो ये है 5 मीटर पर सेकेंड, और u2 देखें ये अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए इसको हम नेगेटिव लेंगे, और कितना, -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, फाइनल वेलोसिटी दोनों की, तो क्या होगा, v2 इक्वल टू v1 होगी, इसी को हम बोल सकते हैं v, और यही चीज हमको निकालनी है। ठीक है, तो यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट फॉर्म में ACC, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सही तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, अब क्या होगा, अब कैसे लिखते हैं, इनिशियल बॉडी का मास, मतलब फर्स्ट बॉडी का मास, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड बॉडी का मास, सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का मास, फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, m1 v1 m2 v2। यहां पे u v और 1 2 में कभी कंफ्यूज नहीं होएगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, तो u2 आया इसका मतलब क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की, v2 आया मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी, v1 आया मतलब फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की। ठीक है, तो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये क्या होता है, जनरली लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि डाटा यहाँ पे क्या क्या पुट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, m1 कितना है हमारा 65, ओके, u1 देखें तो u1 है 5, प्लस m2 कितना दिया है 60, और u2 क्या है, नेगेटिव है यहाँ, तो नेगेटिव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इंटू -6 है क्या, ओके, इक्वल टू m1 फिर देखें तो वो कितना है 65, और यहां पे v कर देते हैं इंटू, प्लस m2 है 60 इंटू v, क्योंकि दोनों तो v है, सेम ले लेते हैं हम। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 65 इंटू 5 करेंगे तो 325, अब ये माइनस आएगा,
6 6 36, तो ये 360, ठीक है, इक्वल टू, अब ये इधर से क्या होगा 65 प्लस 60 और v कॉमन निकल जाएगा ऐसे। तो अब इन लोग दोनों को माइनस करेंगे तो 360 बड़ा है तो माइनस ही आएगा। कितना आ रहा है ये -35, ओके। और 65 प्लस 60 करेंगे तो 125, बिल्कुल 125 और v। अब यहां से देखें v कितना होगा, तो v तो नेगेटिव तो आएगा ही, -35/125 यही आ रहा है, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.28 मीटर पर सेकेंड। -0.28 क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव डायरेक्शन आया है, माइनस आया है, इसका मतलब दोनों बॉडी क्या हो रही होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। नेगेटिव यू कौन सा है, ये वाला है, तो इस दिशा में जा रही होगी। तो अब आप क्वेश्चन का डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक इधर गई, ये बॉडी इधर गई, यही वाली बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो दोनों मिलके क्या हो रहे होंगे, इस तरफ आएंगे, दोनों मिलके इस तरफ आएंगे। तो इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन जो क्वेश्चन में भी दिया है वो भी क्या है, यहाँ पे सही है, ओके। तो ऐसा हुआ। ये कैसे हुआ, मोमेंटम के क्वेश्चन हुए। अब ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे समझ लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। इवन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बनाएंगे ही बनाएंगे जो इस चैप्टर के एंड में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक बार कंजर्वेशन लॉस के बारे में। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्या मतलब पता रहनी चाहिए कि क्या होता है कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं तो हमें अच्छे से और समझ में आएगा। ऑल कंजर्वेशन लॉस, बहुत सारी कंजर्वेशन लॉस होती है, मास, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम, यही मेन 4 होते हैं मेन, ठीक है। सच एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो अभी हम देखें, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज। एंगुलर मोमेंटम मतलब कोई चीज गोल घूम रही है तो वो गोल ही घूमते रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसलिए आप देखे होंगे जितनी भी अर्थ, सन, वन रहता है, सब गोल गोल क्या होते रहते हैं, राउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये इन लॉस के बारे में बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की लॉ क्या बोलती है कि एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बस वो अपना रूप चेंज करेगी। मास का भी यही रहता है कि मास क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अपना रूप चेंज करेगा। मोमेंटम का भी यही होता है कि बस वो ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऐसा मतलब क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है। और चार्ज भी एक बहुत खतरनाक चीज रहता है, सेम उसमें भी यही चीज लागू होती है कि चार्ज क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस वो ट्रांसफर होता है। तो इन्हीं लॉस के बारे में बोल रहा है, आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। ये जितनी भी लॉज होती है कंजर्वेशन लॉ, ये सब क्या होती है, फंडामेंटल लॉ होती है फिजिक्स में, ठीक है। दीज आर बेस्ड ऑन, आगे बोल रहा है, दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये किस पे बेस्ड रहती है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पे बेस्ड रहती है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंजर्वेशन लॉस कैन नॉट बी प्रूव्ड। जितनी भी लॉज ऑफ कंजर्वेशन होती है इनको हम कभी प्रूफ नहीं कर सकते, इनका कोई एक प्रूफ नहीं होता। आप कोई भी जगह में इसको लगा के देखिए कि इस जगह में एप्लीकेबल है कि नहीं है करके, तो समझ में आएगा। और ये हर जगह एप्लीकेबल होती है, जहां भी अपन लगा दे, कोई भी जगह में वॉयलेट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इस कंजर्वेशन लॉस का कोई प्रूफ नहीं होता। चार्ज, एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम, ये जितनी भी कंजर्वेशन लॉ है, इसको बस हम किसी जगह पे लगाएंगे तो ये हर जगह में वेरीफाई होती है कि हाँ यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। आगे देखते हैं, इट कैन बी वेरीफाइड और डिसअप्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और डिसअप्रूव कर सकते हैं। डिसअप्रूव तो कभी हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट्स इज इन कंफर्मिटी विद दिस लॉस वेरीफाई और सब्सट्रैक्ट्स द लॉस। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम किए जिसका रिजल्ट हमें बता रहा है कि ये लॉ लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, वही चीज बताता है। इट डज नॉट प्रूव द लॉ, वो लॉ को प्रूव नहीं करता है, वो बस बताता है कि हाँ ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है और ये लॉ सही है करके, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे तरफ बोल रहा है ये, ठीक है, ए सिंगल एक्सपेरिमेंट whose results goes against this law is enough to disapprove it। यदि कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में मिल गया कि जितनी भी ये कंजर्वेशन लॉज है इनको वो क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, तो काफी होगा रिजल्ट प्रूव करने के लिए कि ये सब लॉज क्या है, लागू नहीं होती है। बट एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिला है जो इन लॉज को फॉलो ना करे। मतलब एक भी एक्सपेरिमेंट में यदि ये लॉ वेरीफाई नहीं हुई तो इस लॉ को अपन डिसअप्रूव कर देंगे, ऐसा बोलते हैं। मगर अभी तक ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है जिसमें कंजर्वेशन लॉस क्या होती है, अप्रूव नहीं होती है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो अभी हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो क्या होता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से वो बना है, मतलब अच्छे से देख के बनाया गया है उसको।
और ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, एक बार एनर्जी और मास एक बार वॉयलेट हो जाते हैं हाई लेवल में जाके, बट ये मोमेंटम की लॉ तो कभी वॉयलेट नहीं होती, ठीक है। दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड नियरली 3 centuries अगो, मतलब एक देखें तो 300 ईयर्स पहले ही ये लॉ को हमने बना दिया था, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 300 साल पहले, मतलब 300, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉट ए सिंगल सिचुएशन हैव बीन रियलाइज्ड सो फार व्हिच कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस लॉ, और अभी तक एक भी ऐसी सिंगल सिचुएशन नहीं आई है जिस सिचुएशन में लॉ क्या हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है, मतलब ये लॉ फेल्ड हो जाए, ऐसी कोई भी जगह नहीं आई है, हर जगह में ये लॉ क्या होती है, प्रूफ होती है, ठीक है। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत सारे जितने भी हमारे बेसिक रियल लाइफ के वो होते हैं, चीजें होती हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो लॉज हैं ये कभी वॉयलेट नहीं होती है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, बट इनको हम हर जगह जगह में लगा के वेरीफाई कर सकते हैं, और आज तक वॉयलेट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉस के ऊपर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करने लग जाएंगे, बनाने लग जाएंगे अपने एनसीईआरटी के लास्ट वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।